student, next limitations of J.J. Thomson model. According to this model, the mass of an atom is considered to be uniformly distributed, but the Rutherford model showed that the entire mass of an atom is considered at its center. तो स्टूडेंट, जैसे कि हमें जे.जे. थॉमसन ने बताया कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैं वो पूरे के पूरे एटम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बट जब लेटर स्टडी हुई, रुदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट दिया तो उसने बताया कि एटम का सारा मास जो है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सेंटर में है, जिसको उसने किसका नाम दिया, न्यूक्लियस का। तो मतलब ये मॉडल फेल हो गया। Next student, this model does not tell us about the nucleus of an atom. तो इसने हमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया। Next, it was unable to explain about how positive charge hold on the electron inside the atom. तो इस मॉडल ने हमें ये भी नहीं बताया कि किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल हैं उनको होल्ड कर रहे हैं, उनको कैसे उन्होंने पकड़ कर रखा हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट, दिस ऑल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो इस मॉडल ने हमें ये भी नहीं बताया कि एटम जो है एक स्टेबल स्ट्रक्चर है कि नहीं है। So next student आया रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रुदरफोर्ड ने नेक्स्ट अपना जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताना उसने स्टार्ट किया कि किस तरीके से ये पार्टिकल जो हैं वो अरेंज हैं। तो इसके लिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, उसमें से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया, स्कैटर्ड करवाया, ठीक है। और जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक किए तो वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट किए, और कुछ जो थे बहुत ज्यादा एंगल से मूव कर गए और कुछ जो थे बहुत स्मॉल एंगल से मूव कर गए, ठीक है। और वो जब मूव किए तो वो कहां पर अपना स्क्रीन, अपना जो स्ट्रक्चर था वो फॉर्म कर रहे थे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर। तो इसके ऊपर उस पार्टिकल के स्पॉट बनते जा रहे थे। जो पार्टिकल जो थे गोल्ड फॉइल से पास आउट हो रहे थे, पास आउट होने के बाद उनका जो एक स्पॉट था वो कहां पर बन रहा था, वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर बन रहा था। तो इस तरीके से स्टूडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो रुदरफोर्ड ने देखा, उसने देखा कि कुछ जो पार्टिकल हैं अल्फा पार्टिकल, वो कुछ ज्यादा ही एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ जो थे बिना किसी डेविएशन से, बिना किसी रुकावट के एक जगह से दूसरी जगह पास आउट हो रहे थे, और कुछ जो थे रिटर्न बैक हो रहे थे। तो जो पार्टिकल रिटर्न बैक हो रहे थे तो उसने वहां से अंदाजा लगाया कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से पार्टिकल जो है वो दूसरी साइड नहीं जा रहे हैं। तो उस स्मॉल प्लेस को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का। तो स्टूडेंट, जो रुदरफोर्ड है उसको डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जाता है, डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो स्टूडेंट, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की अपने इस एक्सपेरिमेंट से। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। तो कुछ पार्टिकल जो है उन्होंने देखा कि बिना किसी डेविएशन के पास हो रहे हैं। दूसरा उन्होंने क्या देखा, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। कुछ पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉर डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरी लार्ज एंगल्स, कुछ बहुत ज्यादा एंगल से मूव कर रहे थे, और कुछ पार्टिकल जो थे वो 10,000 टाइम स्ट्राइक होने के बाद भी वापस आ रहे थे। मतलब जब उनको गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करवाया जा रहा था वो 10,000 टाइम वापस आ गए थे। तो इससे उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट है, और एटम के अंदर बहुत सी खाली स्पेस है, ठीक है, और उसके अंदर एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से पार्टिकल जो है वो वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या अंदाजा लगाया, तो जब उन्होंने देखा कि कुछ जो है पार्टिकल बिना किसी डेविएशन से जा रहे हैं
एटम के बीच में से, ठीक है। तो वो उन्होंने वहां से क्या अंदाजा लगाया कि ये पार्टिकल जो हैं अगर ऐसे ही जा रहे हैं तो वहां पे कोई भी कुछ भी चीज प्रेजेंट नहीं है, वहां पे एम्प्टी स्पेस है, तो वहां से एटम जो है हॉलो है। लेकिन कुछ पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होकर जा रहे थे, तो वहां से उन्होंने अंदाजा लगाया द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया इसमें से कि न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से पार्टिकल जो है थोड़ी सी डेविएशन के बाद पास हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। और कुछ पार्टिकल जो थे बहुत ज्यादा एंगल से पास हो रहे थे, तो उन्होंने उससे अंदाजा लगाया कि एटम के अंदर बहुत सी एक ऐसी चीज प्रेजेंट है, एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो पार्टिकल्स को आगे नहीं जाने दे रही। तो वो क्या था? न्यूक्लियस। और ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम लाइज इट्स सेंटर। तो उन्होंने क्या बोला कि सारा का सारा जो एटम का मास है वो कहाँ है? वो सेंटर में प्रेजेंट है। सो ये है स्टूडेंट, उन्होंने कुछ अपना फिर न्यूक्लियर मॉडल बनाया कि एटम एक राउंड सा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है उसकी एम्प्टी स्पेस के अंदर है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, रुदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे 1911 में न्यूक्लियर मॉडल डिस्कवर किया और उनके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था? एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट उनके अकॉर्डिंग एटम कैसा था? एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और विच इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड इट। और वो जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज वाला, उसको सराउंड किसने किया है? नेगेटिव चार्ज ने उसको सराउंड किया। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? सेकंड उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दी? इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इनके अंदर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास जो है वो अरेंज थे। नेक्स्ट स्टूडेंट उन्होंने क्या देखा? साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एटम। तो उन्होंने देखा कि जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन बहुत बड़ा है, लेकिन एटम के मुकाबले न्यूक्लियस का जो साइज है बहुत छोटा है, उनके रेडियस का साइज भी बहुत छोटा है। फिर नेक्स्ट, एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड इन इट्स न्यूक्लियस। तो सारा का सारा जो एटम का मास है वो कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल से क्या फाइंड आउट किया? एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस आर इक्वल। तो उन्होंने बोला कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर जितना है उतना ही उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उनका भी चार्ज है, उनका भी वैल्यू उतना ही है। तो दोनों का रेशियो जो है वो सेम है। नेक्स्ट स्टूडेंट, रुदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या फेलियर थे? तो रुदरफोर्ड का जो मॉडल था न्यूक्लियर मॉडल, उसके अंदर क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा पावर वाली स्ट्रक्चर है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? वो सर्कुलर पाथ में कैसा घूमते जा रहे हैं। घूमते जाने के बाद क्या हो रहा है? वो कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट? चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी कोई बॉडी जो है, आपको पता ही है, अगर वो सर्कल में जाती है तो सर्कल में जाने से क्या हो रहा है? उसकी वेलोसिटी कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, तो कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या हो रहा है? उनके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो
पार्टिकल जो हैं वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेंगे स्टूडेंट्स, चार्ज पार्टिकल की यहाँ पे बात हो रही है, चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, तो उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, तो वो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट कर रहे हैं तो कहता है एक्सेलरेट करने से क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को एमिट कर रहे हैं। एनर्जी एमिट होने से क्या होगा, वो एक अपना स्पाइरल फॉर्म बना लेंगे और स्पाइरल फॉर्म बनाने के बाद वो न्यूक्लियस के अंदर ही फॉल हो जाएंगे। बट दिस इज नॉट हैपन, ऐसा एक्चुअल में नहीं हो सकता, क्योंकि एटम क्या है, वो स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो रुदरफोर्ड का मॉडल था वो थोड़ा सा गलत हो गया। सो आप स्टूडेंट देख सकते हो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर घूमते हैं, घूमते घूमते वो अपनी वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज करते हुए वेलोसिटी वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं और वो न्यूक्लियस के अंदर ही समाते जा रहे हैं, उनके अंदर ही ये फॉल डाउन हो रहे हैं। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। सो रुदरफोर्ड का सेकंड जो था, क्या फेलियर था उसके मॉडल का। So Rutherford model of an atom does not say anything about the arrangement of electron in an atom. तो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होता है एटम के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट, रुदरफोर्ड मॉडल जो है वो फेल होने के बाद एक न्यू मॉडल आया जिसका नाम था बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उनकी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इनको बोहर ने एटॉमिक मॉडल जो है अपना कब डिस्कवर किया, 1930 में उन्होंने अपना मॉडल जो है वो डिस्कवर किया। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब उनका मॉडल कैसा था, तो उनका मॉडल जो है स्टूडेंट कुछ ऐसा था जिसमें सेंटर में क्या था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज और उसके अंदर थे न्यूट्रॉन और उसके साइड में अलग अलग एनर्जी शेल थे, ठीक है, और एनर्जी लेवल थे और अलग अलग शेल जो हैं उनको उन्होंने n इंटेजर से डोनेट किया, ठीक है। सो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। तो इस तरीके से अलग अलग शेल वाले उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को नाम दे दिया, अलग अलग शेल्स को उन्होंने नाम दे दिया। पहले शेल को उन्होंने के शेल बोला, सेकंड शेल को उन्होंने एल शेल बोला, थर्ड को एम एंड नेक्स्ट वाले को उन्होंने एन शेल का नाम दिया। तो इस तरीके से बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल है आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये एक फुल फ्लेज मॉडल है जिसको हमने बहुत ही फर्स्ट में देखा था कि एटम जो है वो कैसा होता है। तो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और उनका अरेंजमेंट कैसे है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है सेंटर में एटम के, न्यूक्लियस में, और सराउंड में है, आसपास है इलेक्ट्रॉन। तो ये है एक फुल फ्लेज एटम का स्ट्रक्चर। तो जिसको किसने हमें बताया, बोहर, ठीक है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है एक फुल फ्लेज एटॉमिक मॉडल माना जाता है, किसका, एक एटम का। सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा बोहर एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल में उन्होंने क्या क्या बताया कि एटम जो है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन अराउंड घूम रहे हैं न्यूक्लियस के और डेफिनेट पाथ में घूम रहे हैं, वो डेफिनेट ऑर्बिट्स और डेफिनेट शेल का नाम दिया उन्होंने उनको। और ये कुछ एनर्जी भी कंटेन करते हैं, डिफरेंट शेल, इसलिए इनको एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। और इनको n इंटेजर से उन्होंने डोनेट किया और अलग अलग जो शेल हैं उनको अलग अलग नाम दिया। सो होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।